पुराना बयान याद आ रहा है असदुद्दीन ओवैसी का कि आपकी रैलियों में दरी बिछाने का काम केवल मुसलमान क्यों करेगा, वो रिप्रेजेंटेशन मांगते हैं रशीद जी। मीनाक्षी, मैं फिर कहूंगा आज की चर्चा में हमें एक ऐसा कागज के फूल की तरफ बड़ा झुकाव आ रहा है। ऐसे फूल जिनमें कोई खुशबू नहीं होती। अमिताभ ने जो जिक्र किया दुबली का, मार्जिन नहीं बताया। मार्जिन ऑफ डिफीट जो थी आजमल इत्र वाले की, क्या थी? 10,50,000 वोट से वो हारे थे। मीनाक्षी, मैं फिर रिपीट करूंगा, हम्म। 10,50,000 वोट से हारे थे। इंदौर के बाद वो सबसे बड़ी जो थी जीत का मार्जिन था, इंदौर में 11 लाख था। तो ऐसी बातों पर हम ये चर्चा कर रहे हैं, इन कागज के फूल को प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये चमकेंगे और इनमें से खुशबू नहीं, आएगी। लेकिन मुझे सर लगता है ये कागज के फूल ग्यारह भाजपा। ग्यारह सीटें लेकर आ जाने वाले अगर हो नहीं नहीं, तो वो पिछली कागज बार के फूल गठबंधन पर था। भी परफ्यूम छिड़कना मीनाक्षी ही पड़ेगा। मीनाक्षी मीनाक्षी देखिए, मैं गंभीर बात, ऐसे जी जी बात हल्की जी। बात नहीं कहूंगा। 16 सीटें इसलिए आई थी कि वो कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन था। आपकी कांग्रेस का गठबंधन नहीं था। आपकी 4 मई को हम सब होंगे, चर्चा होगी, पता चल जाएगा कि बदरुद्दीन अजमल की कितनी सीटें आ रही है। और जो अमिताभ कह रहे हैं, देखिए अमिताभ तो सर्वे भी करते हैं, हम तो पत्रकार हैं, इंडिपेंडेंट बात करते हैं। उनकी बात में देखिए वजन तो जमीनी रियलिटी भी दिखाते हैं। मैं तो कहूंगा अमिताभ की आप जो है रजत सेठी को भी थोड़ा बहुत अपना जो डेटा है शेयर कर ले, ताकि रजत साहब भी हमारे साथ 4 तारीख को मौजूद हो। पता चला वो इंडिया टीवी में आए ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इतनी ताकत है नहीं। रजत जी, यू वांट टू कमेंट ऑन दिस? नहीं, किसकी ताकत की बात हो रही मैं तो समझ नहीं पा रहा। वो कांग्रेस की ताकत की बात कर रहे हैं कि या यूडीएफ की? देखिए राशिद जी, बात सिंपल सी ये है। मैं असम में, मैं करीब 10 साल से मैं वहाँ की राजनीति को लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। मैंने किताब लिखी है जो कि काफी अक्रॉस द आयल लोगों ने उसके ऊपर लिखा है, पढ़ा है। मैं सिंपल चीज बोलता हूं। देखिए एआईयूडीएफ का पूरा एग्जिस्टेंस इसीलिए था क्योंकि बहुत समय तक अपर असम पे कांग्रेस की राजनीतिक फोकस चला गया था। उनको तो लगता था कि मुसलमानों का जितना भी वोट बेस आ जाएगा, एआईयूडीएफ का वर्स्ट केस में भी अलायंस पार्टनर वो हमको मिलेंगे। लेकिन आप लोग ना इस एजम्पशन में कांग्रेस पार्टी हमेशा जी कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। जब तरुण गोगोई की 15 साल की जो सरकार थी, तरुण जी। गोगोई ने कितना किस लेवल पे जाके, मतलब आप अगर ये बारपेटा, बोंगाई गांव, इन सब जगहों में घूमिए, आप वहां पे मुसलमानों का जो हश्र हो गया है। कांग्रेस का ही तो राज था, भाजपा की तो कभी सरकार ही नहीं थी वहां पे 16 से पहले। आप मुसलमानों को सच में आपने दरी उठाने बिछाने के लिए बना दिया, और आप उसके ऊपर एकाधिकार भी चाहेंगे। और कांग्रेस पार्टी के साथ समस्या क्या है, वो ऑल पार्टी फॉर एवरीवन बनने की कोशिश करती है। कोर पे कोई आइडियोलॉजी है नहीं। आप असम की राजनीति करते हैं, आप हमेशा 2 फेज में चुनाव करते थे, अपर फेज में, लोअर फेज में। अब अपर असम में और लोअर असम में अलग अलग चुनाव होता था। अपर असम में ये हिंदू की राजनीति करते थे, और जैसे ही वो चुनाव खत्म होता तो मियां पॉलिटिक्स चालू कर देते थे लोअर असम में। तो पब्लिक कितनी बार देखेगी? ये मुसलमान भी ये चीज देखते थे और हिंदू भी ठीक। देखते थे ये। तो इन्होंने ये अल्टीमेटली ये किया, ना आप उधर जीतेंगे ना इधर जीतेंगे। यही हश्र है, 30 सीटों से नहीं, कम हो गई तो एक कांग्रेस काम पार्टी। करते हैं, आज तो ये बात तय हो गई। अमिताभ जी, राशिद जी और रजत जी तीनों 4 मई को मिलेंगे और इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे कि किसकी किसकी एनालिसिस और किसकी पॉलिटिक्स में ज्यादा ताकत दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार मैं केरल की बात जरूर करना चाहूंगी क्योंकि केरल बड़ा इंटरेस्टिंग है। केरल विधानसभा चुनाव में अब तक 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है और पिनराई विजयन की अगुवाई वाले एलडीएफ ने 2021 में 99 सीटों से यहां पर ऐतिहासिक वापसी की थी। अब साल 1977 के बाद से केरल में लगातार दूसरी बार जीतने वाली अगर किसी की सरकार थी तो वो पिनराई विजयन की ही थी। 2016 में भी एलडीएफ ने 91 सीटें जीती थी। केरल में लेफ्ट और असम में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उतरी है, तो कांग्रेस 10 साल की सियासी बनवास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। तो केरल में कौन बाजी मारने जा रहा है? 140 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया की तस्वीरें आपके सामने हैं। यूडीएफ क्या वापसी करेगी, एलडीएफ की क्या हैट्रिक होगी? जल्दी से इस पर एक एक रिएक्शन में ले लेती हूं। शास्त्री जी, आपका क्या टेक है? विजयन के पीछे कौन सी ताकत खड़ी हुई है? क्या क्राइसिस में उनका सरकार को मैनेज करना वो उनकी ताकत है? क्या जो वहां का हिंदू वोटर है वो लेफ्ट की ताकत है? मीनाक्षी जी, केरलम की जब आप बात करेंगे, वहां पे हमेशा किसी और 2 अलायंसेस में से किसी एक को हर बार ऑल्टरनेट करते जाते थे। पिछली बार वो नहीं हुआ। इस बार साफ लग रहा है कि एलडीएफ के विरुद्ध एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग है, और इस सेंटिमेंट को यूडीएफ ज्यादा उसका फायदा उठा सकेगा
बीजेपी भी उसका फायदा उठा रहा है, पर शायद ज्यादा फायदा उसका यूडीएफ की तरफ जाएगा। पर मेरे एक ही प्रश्न है यहाँ पे, क्या कांग्रेस एक केरल में हरियाणा करेगा? वो मैं वही डर काफी लोगों में है कि कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में एक विक्ट्री जी। जो हो सकती थी उसको उसने डिफीट में कन्वर्ट मैं किया, जल्दी से क्या सर वो ब्रेक केरल पर में जाने भी से वही? पहले एक क्विक कमेंट अमिताभ जी इस पर आपका ले लेती हूँ। केरलम में क्या कांग्रेस हरियाणा कटे जा रही है? अब वो तो राशिद भाई साहब ज्यादा बता सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि जो एलडीएफ की जो स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे थे, पिनराई विजयन की जो वेलफेयर स्ट्रेंथ, उनका स्ट्रेंथ है स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिलाओं में अच्छी खासी पकड़ है, महिला वोट बैंक 53% है। लेकिन एक गवर्नेंस फटीग भी है, जहां पर लोगों की फितरत हर 5 साल में सरकार बदलने की है, यहां पर ये सरकार 10 साल से है। तो एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ की लड़ाई है, उसमें भी दोनों जो कैप्टन है वो सीपीएम है और कांग्रेस है। सीपीएम या कांग्रेस, इन दोनों में से जो 50 सीट खुद जीत जाएगा वो ये चुनाव निकाले।